आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाफ़र आपसे मुखातिब हूँ। फाइनली दिन आ गया है जिसके लिए मैं यहाँ पे स्पेसिफ़िकली आया था, म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट कतर। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, इंशाअल्लाह ताला हम इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा म्यूज़ियम है जो कि कतर में है। पहले नंबर पे जो है वो इजिप्ट कैरो में है। यहाँ पे तकरीबन 14,000 इस्लामिक आर्ट को इकट्ठा दिखाया गया है। और इस म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि इनके पास जितनी भी कलेक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ कतर से नहीं बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड इस्लामिक जो आर्ट है उसको इकट्ठा किया गया है और उसको बड़े अच्छी तरीके से गैलरीज के अंदर दिखाया गया है। ये बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। 2008 में ये ओपन हुआ और आज हम इसको देखने के लिए आए हैं। अगर इसके लैंडस्केप की बात करें और इसका जो है वो बाहर से जो इसका व्यू है, इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये भी बहुत खूबसूरत है। ये जिस जगह पे बनाया गया है ये दोहा के अंदर सेंटर में वो जगह है और बहुत ही खूबसूरत सी इसके साथ जा रहा है, यानी कि आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर जो आर्ट है वो भी बहुत अमेजिंग है। आइए इसको मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम जिस सेक्शन में आए हैं यहाँ पे हमें ये दिखाया जा रहा है कि जैसा हम जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस जो कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दौर में लिखना शुरू हो गया था, तो उसके बाद कुरान ने जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में ट्रैवल किया तो कुरान को उस इलाके की जो कैलीग्राफी थी उसके हिसाब से लिखा गया और बाद में इस चीज़ को एक आर्ट बना दिया गया। तो इस सेक्शन में कुरान मुक़द्दस की एक बहुत बड़ी कलेक्शन मौजूद है जो कि आपको तुनीसिया से लेकर मोरक्को, सीरिया, इसके अलावा ईरान और हर तरह के कुरान मुक़द्दस जो लिखे गए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये हमारे सामने जो आप मैन्यूस्क्रिप्ट देख सकते हैं, ये जो है ये हिजाज़ी ट्रांसक्रिप्ट है जो अर्ली सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला दौर में कुरान मुक़द्दस इनिशियली लिखे गए थे, तो वहाँ पे इस तरह की राइटिंग को इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तुनीसिया में जब कुरान मुक़द्दस को उनके अपने कल्चर के हिसाब से खूबसूरती के साथ लिखा गया। और ये कुरान मुक़द्दस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ईरान में डिज़ाइन किया गया था और ये किसी को गिफ्ट किया गया था। और इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ गोल्डन कलर की रिप्रेजेंटेशन दी गई है, यानी कि गोल्डन कलर को यूज़ किया गया। एक अमेजिंग चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि चाइना में भी कुरान मुक़द्दस को लिखा गया था और ड्यूरिंग किंग डायनेस्टी चाइना, ये कुरान मुक़द्दस जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये चाइना में लिखे गए हैं। जब इस्लाम ने मक्का मदीना से दूसरे एरियाज़ में ट्रैवलिंग शुरू की तो हम जानते हैं कि जब इस्लाम एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रैवल हुआ तो वहाँ का कल्चर और हेरिटेज कैसे इस्लाम के हिसाब से आगे बढ़ता रहा और चलता रहा। इस पूरी गैलरी में आपको दिखाया गया कि इस्लाम की मूवमेंट से और स्पेसिफ़िकली कतर के और इसी तरीके से गल्फ़ के दूसरी रीजन में जब इस्लाम जाता रहा तो वहाँ का कल्चर और हेरिटेज कैसे इस गैलरी में आपको दिखाया गया। जी हाँ, तो ये जो गैलरी है ये बात कर रही है कि रिलीजियस लाइफ इन इस्लाम के अंदर कैसे है।
हम सब लोग जानते हैं कि इस्लाम हमारे ऊपर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मुक़द्दस सहाबा कराम इनकी तमाम तालीमात हमारे ऊपर लाजिम करता है। फिर जब इस्लाम हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है, हम इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं, तो उस प्रैक्टिस से हमारी एक ऐसी सोसाइटी बनती है जो सोसाइटी हमारे साथ एक कल्चर को कैरी करती है। तो ये जो गैलरी है इसमें उसी कल्चर को दिखाया गया कि इस्लाम के अंदर लाइफ दिखती कैसी है, हम अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा चीज़ों में इस्लाम को कैसे अप्लाई करते हैं, हम अपने ट्रेडिशन में, कल्चर में, ड्रेसिंग में, फैब्रिक में, क्लॉथ में, इवन हम अपनी शादी, मौत और हर चीज़ में इस्लाम को कैसे साथ लेके चलते हैं, ये तमाम चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ये जो आर्ट वर्क आप अपने सामने देख रहे हैं, ये खाना काबा का जो दरवाज़ा है उसका जो कवर कर्टन है ये टेक्सटाइल में बनाया गया। इसके ऊपर जो आर्ट देख रहे हैं ये ओटोमन पीरियड के दरमियान उस दौर की आर्ट है। और ये किस दौर में बना था, ये सुल्तान अब्दुल मजीद जो थे उनके दौर में ये बनाया गया था। और जो आर्ट आप उसके ऊपर देख सकते हैं, इसमें जो कलर यूज़ किए गए और एम्ब्रॉयडरी जो यूज़ किए गए, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये इसमें आपको ओटोमन एम्पायर की यानी कि तुर्किश आर्ट भी नज़र आई है। एट द सेम टाइम इस्लामिक आर्ट जो इनिशियल इस्लामिक आर्ट है उसको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली ओटोमन पीरियड के दौरान बनाया गया था, लेकिन ये कहाँ बनाया गया था, ये इजिप्ट कैरो में बनाया गया था। इजिप्ट कैरो में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ अफ्रीका, तो वहाँ का कल्चर भी आपको और जो कलर हैं और ट्रेडिशन इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है। अभी हम जिस गैलरी में आए हैं, इस गैलरी में दिखाया जा रहा है कि इस्लाम के अंदर लर्निंग कैसी होती है, इस्लाम में लर्निंग, नॉलेज, फ़िलासफ़ी, विजडम, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं। बल्कि उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस्लाम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कैसे वक्त के साथ साथ लाया गया और उसने उसी मुआशरे के अंदर उसने अपने आप को बढ़ाया। और मुसलमान बहुत ज़्यादा ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस की बहुत ज़्यादा फाइंडिंग की। तो इस गैलरी में ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये जो आप चीज़ें अपने सामने देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में बहुत ज़्यादा साइंटिफिक जो अचीवमेंट्स थी उनका ज़रिया बने। और ये जो किताब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये किताब कानून फ़ी अल तिब इब्न सीना की वो बुक है जो मेडिसिन के ऊपर लिखी गई थी। और फिर इसी किताब से निकाल के बाद में तिब और मेडिसिन पे बहुत सारी फाइंडिंग्स थी और बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी। तो ये वो ओरिजिनल किताब आपके सामने है। हम सब लोग जानते हैं कि तारिक बिन ज़ियाद के ज़रिए जब इस्लाम उंदलस में पहुंचा, तो उंदलस में जब इस्लाम गया तो यूरोप के अंदर इस्लामिक आर्ट कैसे उस आर्ट के और उस कल्चर के अंदर इवाल्व हुई और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्लाम आपको कैसे नज़र आता है। तो इस गैलरी के अंदर सारी उंदलस की इस्लामिक आर्ट को दिखाया गया है। ये जो बीम्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ग्रेट मॉस्क ऑफ खरगोड़ा की बीम्स हैं। तो जब इस्लामिक मॉस्क वहाँ पे बनाई गई थी तो ये एक बहुत स्पेसिफिक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर। उंदलस के अंदर ये बहुत फेमस था। वहाँ की मस्जिद खरगोड़ा के अंदर आप डिफरेंट इस्लामिक म्यूज़ियम में जब जाते हैं, स्पेशली लूब अब्ज़ाबी में आप जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अभी जिस गैलरी में हम हैं ये बात कर रही है ईस्टर्न वर्ल्ड, सेंट्रल एशिया एंड ईरानियन आर्ट वर्क के बारे में। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि मज़हब के बारे में, स्पेसिफिकली इस्लाम के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखना है कि मज़हब सिर्फ रसूमात का नाम नहीं है, मज़हब सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। मज़हब एक कल्चरल, एक टोटली जो इंसान की रहन सहन है, एक पूरी सोसाइटी, एक सिविलाइजेशन, एक ट्रेडिशन, एक कस्टम का नाम है। तो यूँ जब इस्लाम की ट्रैवलिंग ईस्टर्न पार्ट में हुई तो वहाँ की जो ऑलरेडी आर्ट थी उसने इवाल्व किया इस्लामिक आर्ट के साथ। और आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया के म्यूज़ियम में जब भी आप जाएँ
तो पर्शियन आर्ट और सेंट्रल एशियन आर्ट जानी जाती है इस्लामिक आर्ट की वजह से, और स्पेसिफ़िकली इसको जो बहुत ज़्यादा पीक मिली और इसको बहुत ज़्यादा जो हाइप मिली वो अब्बासी खलीफा के दरमियान मिली। और उस दरमियान इस्लामिक आर्ट जो कि स्पेसिफ़िकली नाम होता है आर्किटेक्चर का, कैलीग्राफी का और उसके अलावा पोइट्री का, तो इसको बहुत ज़्यादा पीक मिली और हाइप मिली, और ये इस गैलरी के अंदर सारी आर्ट दिखाई गई है। ये जो सामने आप कारपेट देख रहे हैं ये इस्लामिक आर्ट है ईरान से, और ईरानी कारपेट के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं आज भी, और इवन उस दौर में इस तरीके से इनको बनाया जाता था। ये जो मेरी दोनों तरफ आप चीज़ें देख रहे हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इस्लामिक आर्ट को डिपिक्टेड किया गया। स्पेशली अगर आप इस एवर के ऊपर देखें तो ये अफ़गानिस्तान से आ रहा है, बिल्कुल इस तरह का एवर हमारे लो अफजाबी में भी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लामिक आर्ट को किस तरीके से दिखाया गया है। अभी जिस गैलरी में हम आए हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट गैलरी है, बिकॉज इस गैलरी के अंदर जिस आर्ट को दिखाया गया है वो है टर्किश आर्ट, और ओटोमन एम्पायर के अंदर उनके कंट्रोल में जितने भी प्रोविंसेस थे उनकी जो आर्ट है उसको दिखाया गया है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको यहाँ दिखाता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो कि इस्तांबुल को जिन्होंने फ़तह किया था, उनकी ये एक पेंटिंग आप यहाँ देख सकते हैं। और फिर इसी तरीके से थ्रू आउट गैलरी के अंदर आपको डिफरेंट इस्लामिक आर्ट वर्क्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये जो इस गैलरी के अंदर जो आर्ट दिखाई गई उसको कहते हैं आर्ट ऑफ वॉर। इन इस्लामिक दौर में जो वॉरियर थे, जो एम्पर थे और जो जनरल्स थे, वो अपनी आर्मी के जितने भी वो मटेरियल यूज़ करते थे उसमें जो वो आर्म्स यूज़ करते थे उन चीज़ों में किस तरीके से इस्लामिक आर्ट को यूटिलाइज़ किया जाता था, यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये डिफरेंट आर्मर की जो स्वार्ड्स हैं वो आप अपने सामने देख सकते हैं ड्यूरिंग मुस्लिम रूल। और यहाँ पे आपको मैं एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे सिंध से एक आर्ट वर्क है, ये ड्यूरिंग जो थे तेलपुर ख़ानदान की जो डायनेस्टी थी, जो उनकी गवर्नमेंट थी, ये उनके दौर की बनी हुई है। ये तलवार यहाँ पे आई हुई है। इस्लामिक वर्ल्ड में जो हेलमेट यूज़ किए जाते थे डिफरेंट एम्पर की तरफ से और डिफरेंट जो लीडर थे उनकी तरफ से, वो यहाँ पे दिखाए गए हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। ये जो आप इस वक्त अपने सामने देख रहे हैं ये हंटिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती थी। ये आप अपने सामने जो देख सकते हैं ये प्रोटेक्टिव शर्ट्स बनाई जाती थी ड्यूरिंग ओटोमन पीरियड अपनी आर्मी को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी हाँ, तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया में, जहाँ इंडिया में इस्लाम जब आया ऑब्वियसली तो हम सब लोग जानते हैं कि अराउंड 712 में इस्लाम की जब वह आमद हुई और उसके बाद कैसे इस्लाम ने आके इंडियन आर्ट जो है और इंडियन कल्चर के अंदर अपना एक जगह बनाई और अपना एक मकाम बनाया। और आज हम देखते हैं कि इंडियन आर्ट जिसमें स्पेसिफ़िकली मुग़ल आर्ट जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, तो यहाँ पे डिफरेंट आर्ट जो है वो इस्लामिक आर्ट दिखाई गई है। और मुग़ल की जो लग्जरी थी आर्ट के अंदर, उनकी जो गोल्ड का इस्तेमाल था उसको यहाँ पे बहुत सारा दिखाया गया। तो इस गैलरी के अंदर हम अब इंडियन इस्लामिक आर्ट को देखेंगे। तो जी फाइनली अब आप यहाँ पे मुग़ल दौर की इस्लामिक आर्ट जो है वो उसको भी देख सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मुग़ल
जो पीरियड था वो आर्किटेक्चर और आर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया में। और ये वाला बॉक्स जो आप सामने देख रहे हैं ये भी मुग़ल पीरियड का है। मुग़लिया दौर में जो ज्वेलरी यूज़ होती थी वो यहाँ पे दिखाई गई है। और ये चीज़ें जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये हैं जहांगीर के दौर की, जो मुग़ल एक एम्परर थे, जहांगीर के दौर की ये चीज़ें आप अपने सामने देख रहे हैं। और ये वाली आर्ट जो है ये भी मुग़ल पीरियड की है। मुग़ल पीरियड जैसा कि हम जानते हैं कि आर्ट में बहुत ज़्यादा रिच था और वहाँ पे ज्वेलरी को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकियत दी जाती थी। यहाँ पर एक और कलेक्शन दिखाई गई है मुग़ल टाइम की। और मुग़ल एम्पायर के दौर में हम सब लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मूवीज़ वगैरह में देखी हुई हैं। तो उनको जिस तरीके से दिखाया जाता है यहाँ पे उनको लाइव दिखाया गया है। और उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट एम्परर अपने दौर में यूज़ करते थे और बाकी वैसे जो उनके दौर में बनाई जाती थी वो दिखाई गई हैं। ये एक इंडियन कस्ट्यूम जो है वो सामने दिखाया गया है। इसके बारे में लिखा गया कि ब्रिटिश राज के दौरान ये बनाया गया था। अब ये गैलरी जो आप अपने सामने देख रहे हैं इसमें साउदर्न एशिया यानी कि साउथ एशिया की जो आर्ट है वो दिखाई गई है। साउथ एशिया में किस तरीके से जब हमारा रिलीजन वहाँ पहुँचा इस्लाम, तो वहाँ की जो आर्ट थी उसमें कैसे इस्लाम ने अपनी जगह बनाई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया में इस्लामिक आर्ट कुछ इस तरह से नज़र आती है। ये ज्वेलरी जो नज़र आ रही है ये भी इंडोनेशिया से है। ये वाली कलेक्शन भी जो है वो भी इंडोनेशिया से है। तो अभी इस वक्त जो हमने देखा वो थी मेन कलेक्शन इस म्यूज़ियम की, इस्लामिक आर्ट जो कलेक्ट की गई है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्ज़िबिशन चल रहा है, बहुत अच्छा एग्ज़िबिशन है। वो है मोरक्को में जो इस्लामिक आर्ट है उसको कैसे दिखाया गया। तो अभी हम उस एग्ज़िबिशन में चलते हैं। अभी हम आए हैं इस वक्त इस एग्ज़िबिशन में जो यहाँ का एक टेम्परेरी एग्ज़िबिशन है जो कि बात कर रहा है मोरक्को हेरिटेज ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में। तो मोरक्को में जब इस्लाम पहुँचा यानी नॉर्थ अफ्रीका में जब इस्लाम पहुँचा तो वहाँ उनकी जो आर्ट थी वो कैसे इस्लाम के हिसाब से चेंज हुई और वहाँ क्या क्या आपको देखने को मिला है हम इसी एग्ज़िबिशन में आपको दिखाते हैं। नूरुद्दीन आमिर जो हैं वो एक मोरक्कन आर्टिस्ट हैं और क्राफ्टमैन भी हैं। उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मिलके स्पेशली जो है वो पर्शियन आर्टिस्ट के साथ मिलके बहुत सारी क्राफ्ट्स बनाई है। ये क्राफ्ट आपके साथ देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें एम्ब्रॉयडरी को शेप किया गया और इनिशियल साउंड वेविंग जो मोरक्को की एक बहुत फेमस टेक्निक थी उस टाइम पे जो लोग इसको सीख रहे थे और बना रहे थे, तो यहाँ उसको दिखाया गया है। मोरक्को की जो यूनिक टेक्सटाइल है जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस थी टेक्सटाइल बनाने में, वो हाथ से चीज़ों को बनाते थे। ये टेक्सटाइल बाद में इस्लामिक कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनी है। ये जो आप सारी टेक्सटाइल देख सकते हैं इसमें बहुत सारी ऐसी भी टेक्सटाइल है जो इंडस की टेक्सटाइल से भी इसकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ली गई थी।
8वीं सेंचुरी के अंदर मोरक्को के अंदर जो क्यूफिक ट्रांसक्रिप्ट के अंदर एक कुरान मुकद्दस लिखा गया था। ये एक बहुत ही यूनिक ट्रांसक्रिप्ट है जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये 8वीं सेंचुरी का लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ है, और इस पर जो लिखाई की गई है इसको कहते हैं अरबिक कैलीग्राफी क्यूफिक ट्रांसक्रिप्ट।